नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और एक बार फिर राजस्थान में उपचुनाव। चूरू के सरदार शहर में ऐलान हो चुका है कि 5 दिसंबर को यहां के वोटर्स वोटिंग करेंगे और नतीजा 8 दिसंबर को, यानी वही 8 दिसंबर जिस दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा, गुजरात विधानसभा के नतीजे आएंगे, उसी दिन नतीजे सामने आएंगे चूरू के सरदार शहर में हो रहे उपचुनाव के बाद, उपचुनाव के नतीजे। लेकिन कहानी यह कि इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर यहां पर सहानुभूति कार्ड खेल सकती है, क्योंकि यहां पर जो पूर्व विधायक रहे भंवर लाल शर्मा जी, उनके निधन के बाद माना जा रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस उनके बेटे को यहां से टिकट नवाज दे और जाहिर सी बात है कि एक बार फिर सहानुभूति कार्ड खेल दे। लेकिन इस उपचुनाव में ये उपचुनाव केवल उपचुनाव तक सीमित नहीं, क्योंकि इसकी जो परछाइयां हैं या जो इसके नतीजे हैं वो आगे भी रिफ्लेक्ट करेंगे जब विधानसभा चुनाव होंगे और कांग्रेस यहां पर कई बातें कह सकती है। बहरहाल क्या तस्वीर हो सकती है इस उपचुनाव के रण की, कौन यहां पर बाजी मार सकता है और कांग्रेस और बीजेपी के हालात इन उपचुनावों को लेकर कैसे बन रहे हैं, इसी पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या लगता है इस सरदार शहर में आखिरकार जो उपचुनाव होंगे, कौन सरदार हो सकता है यहाँ का? देखिए, सरदार कौन होगा ये भविष्यवाणी तो पंडित करेंगे, पर इसके पीछे की कहानी क्या है, गणित क्या है, उसमें क्या आकलन है, ये काम हम करेंगे। देखिए, ये जो सरदार शहर का चुनाव है, वैसे देखा जाए तो 1 साल से कम समय बचा है अगले चुनाव के लिए, और ऐसे में बहुत कोई ज़्यादा इसके मायने निकलने नहीं चाहिए। लेकिन राजस्थान की राजनीति का गणित जिस तरीके से घूम रहा है और जिस तरीके से घुमाया जा रहा है, उसमें जो इसका निहितार्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। चूँकि कांग्रेस के जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये दावे कर रहे हैं कि मैंने ऐसा शासन दिया है, मैंने ऐसी योजनाएं मैं लेकर आया हूँ, जिस तरीके से लोगों को मैंने फ़ायदा पहुँचाया है, इतिहास में आज तक ऐसा हुआ नहीं। चूँकि वो दावे कर रहे हैं तो दुर्भाग्य से वो दावे की परीक्षा 1 साल पहले आ गई। अगर कांग्रेस ये चुनाव जीत जाती है तो क्लेम करेगी कि जनता ने हमको पूर्व आदेश दे दिया है कि आने वाले कल की तस्वीर क्या होगी। बिल्कुल, कांग्रेस की जीतने की संभावना का प्रतिशत इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है, 100% जीतेंगे नहीं जीतेंगे हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रतिशत बढ़ जाता है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण आपने बताया कि उनके बेटे को अगर टिकट दे दिया जाता है तो सहानुभूति की लहर हो सकती है, एक कारण हो सकता है। लेकिन जो दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि 1 साल चूंकि बचा है तो जनता को लग सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमने जिता दिया तो हासिल कुछ होगा नहीं, काम होंगे तो कांग्रेस के शासन में। और ये आप भी जानते हैं कि 1 वर्ष पहले अगर कोई चुनकर आता है तो उसके काम उस जगह पर सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि अगला चुनाव फिर जीतना है। दूसरा, क्योंकि 1 ही साल बचा है और वहां सरदार शहर में जीतने का मतलब है कि उस पूरी बेल्ट में जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उस पर असर पड़ना और राजस्थान की बाकी सीटों पर एक मैसेज जाना। तो अशोक गहलोत भी पूरी ताकत वहां पर लगाएंगे और अनेक तरह के लोक लुभावन घोषणाएं वहां पर करेंगे और कार्य वहां पर करने का वादा करेंगे इस 1 साल के अंदर, जिससे कुछ क्षेत्र में विकास हो। तो उन सब बातों की वजह से जो जनता है वो ये सोच सकती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी से कोई फायदा होगा नहीं, कांग्रेस के जाने में हमें फायदा होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो 1 साल बाद निपट लेंगे और थोड़ा सा एक सहानुभूति की लहर जो हमेशा हमारे चूंकि भारतीय जनमानस में रहती है, कांग्रेस कैंडिडेट के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। एक अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पुरजोर ताकत यहां पर लगाएगी और लगाने के पीछे कारण ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहां पर जीत जाता है तो भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी कि लीजिए, विदाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर उनका कैंडिडेट नहीं जीतता है तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें होगी वहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस सुपरसीड करेगी और एक तरह से ये कहेगी कि देखिए हमें तो आदेश मिल गया है। तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके लिए अगर हारने पर एक दिक्कत खड़ी होगी,
क्योंकि ये कहा जाएगा कि लीजिए एक साल पहले जब इन्होंने इतनी अगर मेहनत की है तो एक साल पहले हार गए, तो ये एक तरह से विधानसभा चुनाव में कितना परफॉर्म, इस पर एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो सकता है। जो कार सेवा करने वाले लोग हैं वो ऊपर कार सेवा करेंगे, अगर कांग्रेस हार जाती है तो जो सचिन पायलट खेमा है वो ऊपर कार सेवा करेगा, वो कहेगा कि लीजिए अभी से शुरुआत हो गई तो ये क्या जीतेंगे। तो इसलिए ये जो सारा घालमेल हुआ है इस वजह से इसका महत्व बढ़ गया। इसमें एक पक्ष और है, तीसरा पक्ष जो थर्ड फ्रंट है, यानी जो तीसरे पक्ष की जो पार्टियां हैं, उसके अंदर बहुत सारी पार्टियां, लेकिन हम बात करते हैं जैसे हनुमान बेनीवाल की लोजपा की है। तो जो तीसरा पक्ष देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जो अन्य पार्टियां हैं क्या वो अपना कैंडिडेट वहां पर उतारती हैं। पहला, अगर उतारती है तो उनका क्या हश्र होता है, क्या वो जनता को मैसेज दे पाती हैं कि दोनों पार्टियां निकृष्ट हैं। जो 1 बाय 1 का जो इनका सिलसिला उसको आप रोक दीजिए। और इस बार यहां से हमको जिताते हुए राजस्थान में दोनों दलों की विदाई का बिगुल और हमको लाने का यानी परिवर्तन का बिगुल बजाइए। क्या इस तरह की संभावना वहां पर होगी? तो तीसरे दल में कोई खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता, या जो तीसरा दल है वो ये सोचकर के किसी भी उम्मीदवार को खड़ा ना करे कि वहां पर अपनी शक्ति को जाया ना किया जाए, कोई नेगेटिव सेंटिमेंट्स वहां पे निकल के नहीं आए हारने पर या वोट परसेंटेज के ऊपर, तो उस चुनाव को इन दोनों के लिए छोड़ दिया जाए और पूरी ताकत, पूरा सेंटिमेंट और अपनी पूरी बातों को हम जो मुख्य विधानसभा के चुनाव है वहां तक रखें। तो कहने को ये उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव के अंदर जो मैसेज डिलीवर होगा उस मैसेज का बड़ा महत्व है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इन उपचुनाव में जिस तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा और जिस तरीके से ताकत इस उपचुनाव में लगाई जाएगी, वो मेरा मानना ये है कि चुनाव में जो मुख्य चुनाव होते हैं उससे कम नहीं होगी, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा होगी। इधर पूरा कांग्रेस का जो अमला है वो पूरा वहां पर बैठेगा और इधर सतीश पूनिया भी कोशिश करेंगे कि पूरा अमला वहां पर जाए और इस चुनाव में धार पैदा की जाए। यानी किसी न किसी तरीके से दोनों ही दलों के जो सीनियर लीडर्स हैं वो चाहेंगे कि ये पूरा मामला हमारे पास है। हाँ, लेकिन इसके अंदर प्रदीप ये जरूर होगा कि जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनको दांव पर लगाया जाए। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर निकल कर आई कि जो भी जीतेगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों कैंडिडेट्स के लिए चुनौती जरूर है, क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं इलेक्शन में। और अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है, जो चीज आप बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सरकार चूंकि कांग्रेस की है तो उसके कामकाज उतने होंगे नहीं। 7-8 महीने बाकी हैं, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर नया कैंडिडेट वहां पर उतरेगा। तो मुझे नहीं लगता कि फिर तो चुनाव का लड़ने वाले को भी मजा आएगा या वो कोई वहां पर वायदा कर सके। तो पब्लिक को तो इंतजार रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ रहेगा। और सकारात्मक एक लहजे से देखा जाए तो सकारात्मक सत्ता के साथ होता है हमेशा इस तरह के उपचुनाव में। भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा ये है कि जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये पूरी तरीके से निकृष्ट सरकार है, नकारा सरकार है और अब तक के शासन का सर्वाधिक भ्रष्ट शासन यहाँ पर है, तो फिर उनके लिए है कि जनता उनकी बातों पर यकीन करती है कि नहीं करती है, और वो जनता को अपनी बातों से लुभाते हैं, उनको एक तरह से ये अपने स्टैंप लगवाते हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ा संकट है। तो दोनों दलों के सामने पूरा संकट है और दोनों दल पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। रिजल्ट, परिणाम जिसके भी परिणाम फेवर में हो, पर यह तय है कि इसका जो परिणाम होगा उसकी धमक, उसकी गूंज ऊपर तक जाएगी और इसकी धमक और गूंज अगले जो चुनाव होंगे 2023 में वो तब तक गूंजती रहेगी, बयानों के अंदर, अखबारों की सुर्खियों के अंदर, मीडिया के अंदर और अगले चुनाव के जो चुनावी भाषण होंगे उनके अंदर। तो जाहिर सी बात है कि लगभग 1 महीने का वक्त है और इस 1 महीने में इस उपचुनाव को लेकर, खासतौर पर इस उपचुनाव को लेकर राजस्थान की सियासत क्या करवट लेती है, कौन लीडर्स अपना प्रतिष्ठा यहाँ पर देखते हैं, किन कैंडिडेट्स को उतारा जाता है, क्या वाकई सहानुभूति लहर चलने वाली है, तमाम चीजें होंगी और धीरे धीरे हर दिन वो देखने को भी मिलेंगी। लगातार आपको अपडेट भी करते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।